आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रही, क्या चीज़ आपने किया? आज का जो दौर है तो इसमें दो तरह के एग्जाम है, एक तो बोर्ड्स एज यूजुअल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप एक क्वेश्चन लोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा, जस्ट उसको क्या करो, उसको एक वाइट शीट पे लिखो। ओके, क्योंकि 11th के बच्चों का क्या होता है, वो चले गए होते हैं उस फील्ड में, कम्पिटिटिव वाले जोन में, राइट। और उनका फिर जो मैंने भी एनालिसिस किया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है एंड में बोर्ड्स में। तो इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करे। तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब आपका मतलब कैसे, किस चीज़ ने आपको हेल्प करी इतना अच्छा स्कोर करने में, कैसे आपकी जर्नी रही, वो आप मुझे बता दीजिए। अगर मैं शायद 12th में ऑनलाइन नहीं लेता, बैच लेता, तो शायद बहुत आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो मैंने वो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैं ऑनलाइन करूँगा। और स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या होता है कि पहले हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे, वही मेरे जहन में होता है, और बोर्ड्स वहीं पे होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो झटका वो बोर्ड्स ही देता है। फिर तो उससे क्या होगा, बच्चों में ओबियसली बहुत सारे इश्यूज आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि रिसेंट में जो जेके बोस का जो आपके एग्जामिनेशंस मार्च में होते थे, तो उनको क्या किया गया कि उनको प्रीपोन किया गया, राइट। मतलब आपका जो एकेडमिक कैलेंडर पहले होता था, इट वाज लाइक कि मार्च में आपका एग्जामिनेशन होता, राइट। बट इस साल से क्या होगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of Feb, राइट। अगर हम 10th की बात करें, उनका 15 Feb से स्टार्ट हो रहा है। 11th की बात करें, उनका 18 Feb से हो रहा है। एंड 12th की भी बात करें, उनका भी 15 Feb से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अब अगर हम बात करें, ये जो आपका एग्जामिनेशन, मतलब हम ऐसा बता सकते हैं कि आगे इन्होंने लाया, राइट। तो उससे क्या होगा, बच्चों में ओबियसली बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे, है ना। तो ऐसे इश्यूज़ आएंगे कि लाइक हमारा जो टाइम है एग्जामिनेशन में वो कम रह गया, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो यही जो सारे इश्यूज़ है। एंड ये भी हमने देखा है कि एक चीज़ कि जैसे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, वो भी आपके आ रहे हैं, एंड यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम्स भी। एंड मैंने अगर पर्सनली मैं बात करूँ, मैंने ये चीज़ें भी नोटिस करी हैं बच्चों में कि वो ये सोचते हैं कि चलो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे, तो जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो उन पे फोकस नहीं करेंगे, नीट के साथ साथ या जेई के साथ साथ या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके साथ साथ हमारा बोर्ड भी चलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही सारे जो इश्यूज़ हैं, इनको एड्रेस करने के लिए हमने यहाँ पे एक गेस्ट को बुलाया है। एंड वो जो गेस्ट है उनका नाम है सैयद मुहित साहब। सर, तो अस्सलाम वालेकुम मुहित साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आप बताइए कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और कहाँ से हो आप? सर मैं अनंतनाग से हूँ, बिजबहरा से। ओके जी सर। तो सर मैं देख रहा था आपका कि लाइक जो आपका एकेडमिक्स रहा है माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहा है, चाहे हम बोर्ड्स की बात करें या आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, राइट। तो आपका 10th के मार्क्स भी, 11th के मार्क्स भी माशाल्लाह, 12th के मार्क्स भी, एंड आपका नीट भी। आप अभी MBBS कर रहे हो, राइट? जी सर। कहाँ पे आप कर रहे हो? सर मैं स्किम्स में कर रहा हूँ। स्किम्स में, ओके। सो बेसिकली आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद यही है कि बच्चों के जो मतलब जो उनको इश्यूज फेस हो रहे हैं, जब से मार्च सेशन भी हुआ था। जी सर। पहले तो आपको पता ही है कि पहले नवंबर सेशन होता था, अब नेक्स्ट ईयर से वही होगा। बट स्टिल इस साल से क्या हुआ है कि 15 Feb से एग्ज़ाम होंगे, तो बहुत सारे इश्यूज बच्चों को आ रहे हैं। जी सर। तो मुझे भी बहुत सारे DMs आते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो सारा कुछ हमने समझा कि आप इन चीज़ों को बेहतर एड्रेस कर सकते हो। सो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग फ्रॉम 10th में आपके कितने मार्क्स थे? सर 10th में मेरे 492 थे। 492 माशाल्लाह। तो बस यही जानना है पहले कि 10th में 492 लाना ये भी मतलब आसान बात नहीं है। बच्चों को लग रहा होगा कि चलो 10th में 492 है ऐसा, बट मैंने भी 10th दिया है, पता है कि कैसे क्या प्रेपरेशन करनी पड़ती है। तो अब मुझे बताइए कि आपका कैसे, मतलब कैसे आपने स्कोर किया ऐसा, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रही, क्या चीज़ आपने किया? सर देखो, आज का जो दौर है तो इसमें दो तरह के एग्ज़ाम्स हैं, एक तो बोर्ड्स एज यूजुअल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और दोनों एग्ज़ाम्स का अप्रोच कुछ जगहों पे सिमिलर होता है, कुछ जगहों पे डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे सर 3 सब्जेक्ट होते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स, 3 सब्जेक्ट 11th 12th में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अब जो बायो और केमिस्ट्री जो है 2 सब्जेक्ट, दे हैव ए सिमिलर अप्रोच फॉर बोथ एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सिमिलर अप्रोच रहता है टू सम एक्सटेंट, एंड बोर्ड्स के लिए भी सिमिलर अप्रोच रहता है। जी सर फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट के लिए, सर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अगर आप NCERT पढ़ रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू द NCERT, बार बार NCERT पढ़ रहे हो, तो उसकी वजह से आपका जो बोर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बस
तब क्या करना है आपको, बोर्ड्स के टाइम पे आपको सिंपली क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाओ, फॉर एग्जाम्पल देखो किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसको को रिलेट करो। सबसे बड़ी चीज़ है को रिलेट करना, कि आप डिफरेंट मेंटालिटी के साथ मत चलो। फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे बोर्ड्स के हिसाब से अलग से करना है, वो वाला क्वेश्चन मुझे नीट के हिसाब से अलग करना है। जस्ट को रिलेट द टू थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जिसकी वजह से आपको बोर्ड्स में भी मदद हो, नीट में भी मदद हो। फॉर एग्जाम्पल वो आप कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन लोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा, जस्ट उसको क्या करो, उसको एक वाइट शीट पे लिखो। लिखो वाइट शीट पे, और वैसे ही हर किसी चैप्टर में करो, आप एक क्वेश्चन को वाइट शीट पे लिखो, ताकि उसकी वजह से आपको जो एनसीईआरटी आपने ऑलरेडी पढ़ी है, क्योंकि आपको दिमाग में वही रहता है, एक उसकी वजह से आप नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसको भी टारगेट कर रहे हो, और अलॉन्ग विद द बोर्ड्स। नहीं, अगर हम आपके 10th की बात करें, 10th में मतलब ऐसा कुछ इशू था जो आपने फेस किया आपके 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन? उसमें हमने सिंपली जो, क्योंकि तब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहन में नहीं था, तो वी वर फुली बोर्ड ओरिएंटेड, हम बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ रहे थे। तो उसमें मैं मैक्सिमम ही प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQs या क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे, तो उसकी मतलब और उसी के हिसाब से मैंने एक्ट किया कि किस वाले चैप्टर में कितनी वेटेज है। और फॉर एग्जांपल क्योंकि डिफरेंट 10th इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम 11th एंड 12th। एग्जैक्टली जी सर। तो ये तो रही 10th की बात, बिकॉज आपने भी बताया कि 10th में हम बोर्ड ओरिएंटेड ही होते हैं। उस टाइम पे तो बच्चे को ये भी आइडिया नहीं होता कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, राइट। तो अगर हम बात करें मेन चीज़ जो है 11th एंड 12th, ठीक है, क्योंकि 11th के बच्चों का क्या होता है, वो चले गए होते हैं उस फील्ड में कम्पिटिटिव वाले जोन में, राइट। और उनका फिर जो मैंने भी एनालिसिस किया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है एंड में बोर्ड्स में, बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे कि लाइक जो कम्पिटिटिव एग्जाम में रिसेंटली मुझे याद है एक बच्चे के नीट में 640 की 650 थे, बट उसका बोर्ड एग्जामिनेशन में फिजिक्स रिपेयर आया था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन दोनों चीज़ों की, एंड मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ कि दोनों पे फोकस करो। तो आपका कैसा क्या सीन रहा 11th में 12th में? पहले तो आप ये बताइए 11th में कितने मार्क्स थे आपके? सर 11th में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 490 थे। माशाल्लाह। जी सर। तो मतलब 490 के ही अराउंड आप घूम रहे हो? अच्छा। तो मतलब फिर आपका क्या, मतलब कैसे स्ट्रगल्स रहे एंड आपने क्या चीज़ें फॉलो की? चाहे आपका नीट भी, आगे हम नीट की भी बात करेंगे, तो कैसे क्या स्ट्रगल्स रहे आपके 11th में, देन 12th में, वो आप बताइए। सर पहले तो 11th इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जंप होता है, फ्रॉम 10th टू 12th, 10th टू 11th, इट्स अ वेरी बिग जंप। क्योंकि इसमें जो हमें लगता है कि 10th में जो हमारा सिलेबस था उसके बहुत डिफरेंट होता है उससे, बहुत कॉन्सेप्ट वास्ट होते हैं, एक नई दुनिया होती है, वी आर डीलिंग विद मनी सच न्यू थिंग्स। सर उसको टैकल करने के लिए पहले टाइम लगता है, फॉर 1-2 महीने आपको लगेंगे कि पहले आप अडॉप्ट हो जाओगे अच्छे से 11th में, तो वो होता ही है। तो वही मेरे साथ हुआ सर। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता था 11th में, तो इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करे। सही। इंसान पढ़ता था लेकिन फजूल बातें पढ़ता था, इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ता था लेकिन फजूल बातें पता ही नहीं होती कि कैसे पढ़े सर। तो फिर वही मेरे 11th के साथ वही मेरे साथ हुआ। तो पहले 2 महीने उसी में गुजरे, उसके बाद कोविड आया। लेकिन कोविड में मैंने क्या किया, कोविड में अब कोविड आया, घर पे ही थे, उसमें मैंने बायो और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी, बट मेरा फिजिक्स वीक रह गया। लेकिन जो मेरा फिजिक्स वीक रह गया, तो अब बोर्ड्स भी थे आगे, उसको मैंने कैसे टैकल किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। उसमें मैंने पास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर थे जेके बोर्ड से, वो मैंने लिए, और चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन में करता गया। मैंने यूट्यूब से भी बहुत मदद ली उससे। फॉर एग्जांपल डेरिवेशन हुआ करती थी फिजिक्स में वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स की वगैरह डेरिवेशन हुआ करती थी, वो मैंने यूट्यूब से किसी का लेक्चर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये वाली डेरिवेशन, और एक वाइट शीट्स की एक बंडल बना ली, ताकि जब मेरा एग्जाम करीब आए तो उन्हीं वाइट शीट्स में जो मैंने लिखा है वो बस मैं सिर्फ वो देखूं और मेरा एग्जाम क्लियर हो। तो ये तो आपने 11th का मुझे बता दिया। ऐसे आप पहले मुझे 12th के भी मार्क्स बता दीजिए ताकि हम आगे फर्दर बात कर सकें। सर 12th में मेरे 492 थे। जी सर। 492? जी सर। तो मतलब 490 के बाहर आप आए ही नहीं हो? 490 के आसपास 490। तो मतलब इस हिसाब से तो लग रहा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत की है। तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब आपका मतलब कैसे, किस चीज़ ने आपको हेल्प करी
इतना अच्छा स्कोर करने में? कैसे आपकी जर्नी रही वो आप मुझे बता दीजिए। सर सबसे पहले तो 11th में मुझे पता थी कि फिजिक्स बहुत वीक रह गई है, तो 12th में मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन बैच लिया। ओके। जी सर, मैंने PW से ऑनलाइन बैच लिया जिससे मैंने पूरी 12th पढ़ी। सर मैंने क्या किया सिंपली, लेकिन वो उस जब मैं 12th पढ़ रहा था उसमें भी मेरी एक कमी रह गई जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने टेस्ट नहीं दिया। अच्छा अच्छा। कॉन्सेप्ट तो मेरे अच्छे से क्लियर थे, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट मुझसे नहीं हुआ। ओके। 12th में मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। मैंने क्या किया, तो उसकी वजह से बहुत मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी जब मैं ड्रॉपर एज ए ड्रॉपर था, जब मैंने नियर ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया। तो 12th में मैंने क्या किया, 12th में मैंने ऑनलाइन बैच लिया, तो उसी से सब कुछ क्लियर करता गया। ओके। सब कुछ क्लियर करते उसके जो उसमें जो मेरे टेस्ट से जो उन्होंने लिए थे टेस्ट जो लाइव नहीं थे लेकिन अवेलेबल थे उस बैच से, तो कभी कभी देता था, लेकिन ज़्यादा टेस्ट मैंने नहीं दिए। अच्छा अच्छा। और अगर मैं शायद 12th में ऑनलाइन नहीं लेता, बैच लेता, तो शायद बहुत आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो मैंने वो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैं ऑनलाइन करूँगा, क्योंकि कोचिंग में बहुत टाइम ज़ाया हुआ करता था। अच्छा अच्छा। जी सर, कोचिंग में बहुत सारा टाइम ज़ाया होता। तो मैं फिर एक कमरे में था, तो बस 12th में मैंने PW ऑनलाइन से पढ़ा, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और बहुत ज़्यादा मदद मिली मुझे PW ऑनलाइन से। जब 12th बोर्ड्स आने लगे, क्योंकि उसी साल मार्च सेशन हुआ था, तो अब शायद उस वक्त मार्च में एग्ज़ाम था हमारा। तो उसमें जो 2-3 महीने मिले थे मुझे, तो उसमें भी मैंने फिर 11th के कुछ चैप्टर्स या कुछ पोर्शंस फिजिक्स के कवर किए, क्योंकि फिजिक्स मेरी बहुत वीक थी। 12th की थी फिजिक्स अब अच्छी हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन 11th की अभी भी वीक थी। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने सिर्फ 11th की फिजिक्स पढ़ी। ओके। अब टू 50% मुझसे कवर हुई, वो मैंने MR सर से पढ़ी, और साथ साथ मैं बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। बोर्ड्स के लिए देखो, बोर्ड्स के लिए मैं सर मैंने क्या किया, बोर्ड्स के लिए सिंपली मैंने क्या किया कि उस तरह से मैं बोर्ड्स और नीट की तैयारी करूं ताकि दोनों एक साथ चलें। उसमें हमें क्या करना है, उसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एनसीईआरटी जो मैं पढ़ता था उसी के हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम करता गया। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अगर मैं बोर्ड्स में आ गया तो इसको मैं ऐसे अप्रोच कर सकता हूँ। और स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या होता है कि पहले हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे, वही पहले जहन में होता है, और बोर्ड्स वही पे होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो झटका वो बोर्ड्स ही देता है। फिर कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर भी हो, क्योंकि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है, तो वो पहले आपको 12th क्लियर ही करनी है। तो इसलिए इंसान डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सोचता है, बोर्ड्स का वहीं पे रखता है। तो जो अभी बोर्ड्स आ रहे हैं, शायद 1-1.5 महीना बचा है बोर्ड्स में, तो मेनली जो कंसर्न स्टूडेंट्स का होना चाहिए वो बोर्ड्स होना चाहिए। मतलब बोर्ड शुड बी ग्रेटर देन अभी नीट। नीट या जेई जो भी एग्जाम है, क्योंकि अभी बोर्ड्स का जो रेशियो होता है वो उससे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जो मैंने आपको वो भी बताया कि एक बच्चे के नीट में इतने मार्क्स से लेके बोर्ड में रिपेयर आ गया उसका। तो मूविंग फॉरवर्ड कि लाइक ये तो रही बोर्ड्स की बात, तो मैं मेन चीज़ जानना चाहूँगा जो कि नीट की जर्नी है। नीट में आपका कितना स्कोर था? सर नीट में मेरे 683 थे। माशाल्लाह। तो अभी आप स्किम्स में MBBS कर रहे हैं, राइट? तो आप मुझे पहले ये बताइए कि लाइक आपकी नीट की जर्नी कैसी रही, और कैसे क्या आपने मतलब प्रिपरेशन कैसे की, कोई स्ट्रगल ऐसा? सर जो मैंने पहला नीट दिया था उसमें मेरे 580 थे, तो 595 उस वक्त कट हुआ था। ओके। तो ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था? जी सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था नीट में। ओके सर, उसकी मेन वजह फिजिक्स थी। अच्छा। सर इस साल मैंने क्या किया, फिजिक्स को अप्रोच करने के लिए मैंने सिर्फ सिंपली विद्यापीठ सेंटर जो श्रीनगर में है हमारे, तो वो ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, विद्यापीठ में पढ़ते? जी सर। साथ साथ ऑनलाइन भी मैं पढ़ता था और ऑफलाइन की भी हेल्प लेता था, क्योंकि अगर मैं इस साल भी शायद ऑनलाइन पढ़ता सिर्फ, तो जो वो कंसिस्टेंसी है, जो प्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ आज करनी है, ये कल नहीं करनी, वो मुझ पे नहीं रहता। और इस साल भी मैं वही करता, मैं टेस्ट नहीं देता। इसीलिए मेरे PW का ऑफलाइन जो कोर्स है वो वहाँ पे मैंने खुद को वहाँ पे एडमिट किया। सो उसकी वजह से बहुत सारी मदद हुई। सबसे पहली तो मैं कंसिस्टेंट रहा। जो पहले स्टार्टिंग के 4-5 महीने होते हैं, उनमें जो आप जितना पढ़ोगे वो आपको उतना रिटेन होता है।
तो मैंने वही किया। मैंने ऑफलाइन वो बैच ज्वाइन किया और वहाँ पे जो टेस्ट्स हुआ करते थे, बहुत किस्म की टेस्ट सीरीज हुआ करती थी। माइलस्टोन, हमें सिटी टेस्ट्स हुआ करते थे, हमें AITS हुआ करते थे। तो वो टेस्ट्स रेगुलर इंटरवल्स में होते थे। फॉर एग्जांपल माइलस्टोन आपको 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, AITS 2.5 महीने बाद होगा, या सिटी टेस्ट्स आफ्टर 2 वीक्स, वो हुआ करते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से मैं अपनी कमियां निकाल पाया। फॉर एग्जाम्पल इस वाले टेस्ट आज 2 चैप्टर्स का एग्ज़ाम है, तो मैंने 2 चैप्टर्स का एग्ज़ाम दिया और उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने अपनी वीकनेस निकाली। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूँगा सर, पहले मेरे 580 हुआ करते थे 600 टेस्ट सीरीज में, तो ग्रेजुअली ये स्लोप इंक्रीज हो गई। और कभी फॉर एग्जांपल वो एक होता है ना सर, वो थ्रेशोल्ड, कभी कोई वो स्कोर होता है जो इंसान को एक थ्रेशोल्ड देता है कि आप ये वाला स्कोर अटेन करो, फिर इसके बाद आप रुकोगे नहीं। तो वो वाला थ्रेशोल्ड मुझे अभी भी याद है, 640 था। तो फिजिक्स मेन चीज सर ये है कि फिजिक्स को मैंने कैसे इम्प्रूव किया। फिजिक्स को मैंने सर ऑनलाइन लेक्चर्स लेता था सर, यहाँ से मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स लेता था घर पे, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री वो मेरी अच्छी थी पहले से ही, और यहाँ से मैं ऑफलाइन भी पढ़ता था, ऑनलाइन भी पढ़ता था, दोनों एक साथ में मैंने किया था। फॉर एग्जांपल आज कोई चैप्टर है तो वो मैं ऑनलाइन पहले ही पढ़ता था, और यहाँ से जब ऑफलाइन जाता था तो वो पीछे से रिवाइज हुआ करता था, क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक थे। कि जो सब्जेक्ट आपको वीक है आप मानो, वो इंसान को एक्सेप्ट करना होता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरी वीकनेस वीक है, मुझे इस पर वर्क करना है। तो वही मैंने किया। उसमें मैंने अप्रोच किया, आप लेक्चर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर में जो सर क्वेश्चन करवा रहे हैं आप पहले फॉर एग्जाम्पल पॉज करो, वो खुद से करो, क्योंकि इसकी वजह से आपको प्रैक्टिस भी हो रही है। आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स या एक्स्ट्रा वो किताबें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। आपको कंसाइज्ड रहना है। वही मैंने किया। फॉर एग्जांपल एक लेक्चर मैंने दिया, वहाँ पे 10 या फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन सर ने कराए। लेक्चर खत्म होने के बाद वो मैं रिपीट करता था, डेली बेसिस पे रिपीट करता था। तो मेन आपका बोलना यही है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करो, बार बार, रादर देन डूइंग दैट कि हम डिफरेंट चीजों पे जा रहे कर रहे हो। वो फिर ना इधर का रहता है इंसान, उधर का रहता है इंसान। आपको PYQs करने हैं फिजिक्स में, आपको जो लेक्चर नोट्स है वो करने हैं, और फॉर एग्जाम्पल जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हो तो उसके रिलेटेड DPPs करने हैं। दैट्स मोर देन एनफ। अगर आपको ऑनलाइन बैच है तो उसमें फॉर एग्जाम्पल जो भी सर पढ़ाते हैं तो वो कम से कम एक चैप्टर के 200 क्वेश्चंस कराते ही है। तो वही बार बार करो, वही टेस्ट पेपर्स में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इंसान क्या करता है, इंसान अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, मॉड्यूल पे जंप करता है इंसान, फिर उस पे अटकता है, फिर इस वाले, तो वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपका रिसोर्स है, एक ही रिसोर्स रखो, उस पर स्टिक रहो बस, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई बुक हो या कुछ हो। सही। तो अब आप मुझे ये बताइए कि लाइक उन बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे जो मतलब अभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 10th की कर रहे हैं, 11th की कर रहे हैं, 12th की कर रहे हैं, एंड उन बच्चों को भी जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है कि 3-4 महीने रहे नीट में, एंड बहुत सारे बच्चे ओब्वियसली टेस्ट सीरीज़ में एनरोल्ड होंगे, ठीक है। तो उन बच्चों को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लाइक अगर किसी का स्कोर अभी कम आ रहा है टेस्ट सीरीज़ में तो उनको क्या करना चाहिए, एंड बाकी जो बोर्ड्स के भी बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, 2 किस्म के बच्चे हैं, जिनका 11th और 12th दोनों अच्छे हैं, मतलब 70-80% आता है उनको, और वो वाले बच्चे जिनको 50% से कम आता है। फॉर एग्जांपल सर, जिनको 60 या 70% आता है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप को रिलेट करो दोनों चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आपको आपके बोर्ड्स में 1 या 1.5 महीना रह गया, आप PYQ निकालो, बस वही क्वेश्चंस करो, और साथ साथ नीट का भी पढ़ो। नीट का कैसे पढ़ोगे आप NCERT रिवाइज कर सकते हो, उसकी वजह से आपको बोर्ड्स पे का भी स्ट्रेस कम होगा, और दोनों नीट का भी स्ट्रेस कम होगा। और वो वाले बच्चे जिनको उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं, फॉर एग्जांपल कुछ कॉन्सेप्ट्स में वो लैग कर रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सिंपली क्या करो, आप अभी बोर्ड्स पे फोकस करो। पहले बोर्ड्स पे आप फोकस करो, क्योंकि अगर आप दोनों चीजें दिमाग में रखोगे तो आप फिर ना घर का ना घाट का, ना वो वहां के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। आप अभी बोर्ड्स पे ही फोकस करो, क्योंकि बोर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपकी एक क्वालिफिकेशन टैग होता है, वो आप पहले क्लियर करो, फिर बाद में नीट देखो। और वो वाले बच्चे जिनमें अभी फॉर एग्जाम्पल 70-80% का 11th और 12th आ रहा है, तो वो दोनों पे फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट के 15 या 20 दिनों पे वो
स्टिक टू बोर्ड्स ही रहे, और फिर जब बोर्ड्स खत्म हो जाए तो उसके बाद वो नीट की प्रिपरेशन शुरू करें। तो वो मैं कहना चाहूँगा। और वो बच्चे जिनका नीट में अभी जो टेस्ट सीरीज में है उनका स्कोर कम आ रहा है या कुछ वो स्कोर नहीं आ रहा है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो इज़ इट लाइक दैट कि अभी स्कोर नहीं आ रहा है टेस्ट सीरीज में तो बस हो गया ख़त्म, या ऐसा कि कोई एक टेस्ट ऐसा आ जाए जिसमें उनका अच्छा स्कोर आएगा तो बस ये है थ्रेशोल्ड? ये तो सर यही अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। और उसी तरह जो हम सर पेपर्स देते हैं, टेस्ट पेपर्स देते हैं, कभी अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी कम मार्क्स आते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली कम मार्क्स आना भी वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। या फॉर एग्जांपल आपके एवरेज स्कोर रहता है 650 अबो, तो वो अच्छी बात है, लेकिन कभी अगर कम हो 2-3 पेपर में तो उस पर ज्यादा इंसान को गौर फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, कि वो एक्सेप्ट करो कि कभी, क्योंकि सारे पेपर अच्छे नहीं रह जाते, कुछ पेपर बहुत घटिया भी जाते हैं, उससे हमें पता चलती है कि हमारी वीकनेस कहाँ पे है। वो मेन चीज होती है जो हमें रेक्टिफाई करनी पड़ती है। तो इसमें हमें यही करना है कि जो आप भी टेस्ट पेपर्स देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको एक्सेप्ट करो, मेरा स्कोर कम आ रहा है कि मुझे मेहनत करनी है। कि ये मत होगा कि आपका स्कोर कम आ रहा है कि आप डायरेक्टली जंप करोगे 690 600, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। टाइम लगता है हर किसी चीज में। जिसको लगता है कि इस साल मेरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत कम है, तो वो एक्सेप्ट करो कि अगले साल से अभी मैं बोर्ड से फोकस करूंगा, तो अगले जो या एक जो 2.5 महीने में उसमें जो मेरा सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है वो मैं क्लियर करूंगा, और बस नीट में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो मैं दूंगा। क्योंकि उसको पहले ही दिमाग में इंसान को खुद पता होती है कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं। तो मेनली यही मैं कहना चाहूँगा कि जिनका स्कोर अच्छा जा रहा है वो स्पिरिचुअल रहे, वो आराम से टेस्ट सीरीज देते रहे, और साथ साथ पहले बोर्ड्स को इग्नोर नहीं करे, बोर्ड्स भी साथ साथ चला है। और वो वाले बच्चे जिनको लगता है कि क्योंकि हर किसी के साथ होता है, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कभी कभी हमें अपनी दिक्कतें एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है। बेसिकली आपका कहना ये है कि अभी चलो कितना भी टाइम है, चाहे बोर्ड्स में या नीट में, अगर आप अभी किसी भी पोजीशन में हो यू कैन एक्सेल, राइट? बिल्कुल सर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये तो रही मतलब हम कितना एफर्ट्स डालेंगे, आप मुझे बताओ कि एक टीचर का क्या रोल रहता है इस चीज़ में? तो देखो, टीचर के दोनों रोल्स रहते हैं, एकेडमिकली और इमोशनली। सबसे बड़ा अगर मैं अपना बोलूंगा तो इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है टीचर्स ने मुझे। जहाँ पे मैं पढ़ता था ऑफलाइन सेंटर PW में, तो वहाँ पे टीचर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल कभी टेस्ट में स्कोर्स कम आते तो वो इंसान को कहते थे कि मतलब अपर्स एंड डाउन, इंसान को बहुत दिलासा देते हैं टीचर्स, क्योंकि हमेशा एकेडमिकली सपोर्ट जरूरी नहीं होता है, इमोशनली सपोर्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि आप घर से दूर होते हैं और यहाँ पे पढ़ने आए होते हो, तो वो चीजें जरूरत होती है। तो और इसके अलावा अगर हम एकेडमिकली बोलूंगा, फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट पेपर देते हो और उसके बाद घर आते हो, वो सॉल्व नहीं होता है, तो टीचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि दे विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। जी सर, वो मैं करता था, बहुत बार मैं गया था टीचर्स के साथ, वो शाम को वो एक टेबल पे होते थे, तो मैं डाउट्स पूछता था कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करें, वो वाला क्वेश्चन कैसे करें, फिर तो वो होता ही है सर, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो थैंक्स अ लॉट। आपने जो भी अपनी ये जर्नी बताई, इससे जो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ वो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप अभी 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, चाहे आपके पास अभी कितना भी टाइम बच रहा है, यू कैन एक्सेल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, राइट? चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो अभी, अगर आप अभी से मेहनत करोगे, एंड ये कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं कि लाइक स्टिक टू वन सोर्स, चाहे वो कोई सी आप बुक सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, जस्ट स्टिक टू वन सोर्स, राइट? एंड ये भी कि चाहे वो नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ रहा है अभी किसी भी हालत में हो, ही और शी कैन एक्सेल, राइट? तो ये तो मुझे कंक्लूजन्स लगे इनसे बात करके। बाकी इनसे भी जानना चाहेंगे कि मतलब ये एट द एंड क्या कहना चाहते हैं ऑडियंस को। तो सर लास्ट में मैं 3-4 पॉइंट्स बोलूँगा जो इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता है, वो मुझे भी, आज भी मैं MBBS कर रहा हूँ, मुझे भी, तो वो मुझे भी याद नहीं रहता है। तो उसका एक बेस्ट अप्रोच होता है कि आप लिख कर पढ़ो, जो भी चीज़ है जो आपने पढ़ा है आप रिटेन करने की कोशिश, आप कॉपी बन रखो और लिखो। इंसान क्या करता है, इंसान एक स्टूडेंट करता है, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, तो डायरेक्ट फॉर कॉपी होते आगे वो डिक्टेट करते हैं ऐसे, तो उससे याद नहीं रहता है। आप लिखो और फिर आप कॉपी देखो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है।
आप हर किसी सब्जेक्ट में यही किया करो। लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है। और रिविजन्स बार बार करो, साइकिल बनाओ एक रिविजन्स का। और अगर आपका एग्जाम भी नहीं होगा उस चैप्टर का, लेकिन उसको एक हफ्ते के बाद रिवाइज होना चाहिए वो चैप्टर, वो मेन स्ट्रेटजी रहती है। वही मैंने नीट के दौरान भी किया है और बोर्ड्स के दौरान भी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। तो वो इंसान की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि रिविजन बार बार करें और चीज़ों को पहले लिखे एक ब्लैंक पेपर पे और फिर रिटेन करने की कोशिश करें कि मैंने अच्छा इस जगह ये है। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से मसल मेमोरी भी बढ़ती है और इंसान बहुत टाइम तक वो चीज़ रिटेन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो मुझे लगा कि बहुत से स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट डिक्टेट करते हैं तो उससे याद नहीं रहता है। मेन चीज़ होता है लिख कर पढ़ना। So this was it. Thanks a lot for watching this podcast and do let me know in comments कि आप किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप 10th की कर रहे हो, 11th की, 12th की, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। So do let me know in comments, ठीक है। So बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।